Hello everyone, welcome to Indian Judicial Service. This is the final part of the Negotiable Instrument Act 1881. And those who are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video. And before starting this video, I request you please like and share our videos. And if you still not subscribe our channel, please subscribe it. So without wasting our time, let's get started. Question number 86. In previous video we discussed till question number 85. Now we are discussing here 86. For the purpose of section 141 of the Negotiable Instrument Act 1881, the company means. तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेक्शन 141 के बारे में बात की गई है. सेक्शन 141 डील्ड विद द ऑफेंसेस बाय द कंपनी, यानी अपराध जो कि निगम के द्वारा, कंपनी के द्वारा किए गए हैं किसी, तो कंपनी द्वारा जो अपराध किए उनके बारे में बात की है सेक्शन 141 में. और विशेषता कौन से अपराध, यानी कौन से अपराध की बात की, तो अपराध जो है यहाँ पे सेक्शन 138 वाला अपराध. 138 में कौन से अपराध दिए हुए हैं, तो 138 में सीधी सी बात कही गई थी कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड इन द अकाउंट, यानी जब कोई चेक इशू किया जाता है और जो होल्डर है चेक का वो बैंक में चेक ले जाता है और वहाँ पर बैंक उसको चेक को पेमेंट करने के लिए, क्लियर करने के लिए मना कर देती है, डिसऑनर ऑफ द चेक हो जाता है. और किस कारण से होता है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंट में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, पैसा पर्याप्त खाते में नहीं है, ऐसी स्थिति में. तो ऐसा अपराध अगर कोई कंपनी करती, कंपनी कोई चेक इशू कर रही है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उसके लिए विशेषता प्रावधान दिया है सेक्शन स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141 में. और हमारा क्वेश्चन जो है वो डील करता है कंपनी में क्या आते हैं. तो देख लेते हैं. वैसे हम लोग कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं, तो यानी कंपनी एक्ट की उसमें परिभाषा दी है कंपनी एक्ट में कि कंपनी क्या है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो. कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, जो भी बॉडी है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी एक्ट की क्या परिभाषा हो रही है. तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इट इज़ कंपनी. A firm, it is also company, it is under section 141. Other association of individual, it is also under the section 141 in the meaning of company. So answer of this question is here option D, all of the above. यानी ये सभी लोग जो एक फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल से ये सभी कंपनी में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 87. The cognizable of offense under section 138 of negotiable instrument. I think it is wrong spelled here. It is not cognizable. It is cognizance. So it is ZANCE, cognizance. So it is cognizance. Cognizance of offense under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 be taken by judicial magistrate of first class having territorial jurisdiction at the. तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञेय, यानी जो अपराध धारा 138 में किया गया है, जिसमें हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, उसका संज्ञान लेने की जो शक्ति है मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. और यहाँ देखिए जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेता है, उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पर जो है उसकी बात की गई है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हैपन इन सेक्शन 138 इस कहाँ पर दिया गया है. तो देखिए कहाँ दिया है, तो अगर हम देखते हैं सेक्शन 142 जो है वो बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, अब देखते हैं कि टेरिटोरियल जुडिक्शन कहाँ पे होगा, जो अपराध 138 में घटित हुआ उसका. तो द प्लेस वेयर चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन विच इट्स ड्रॉन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी. देखिए उस स्थान पे होगा जहां पर, जिस स्थान पर जो है जो होल्डर है उसने चेक लगाया है जिस बैंक में, और बैंक ने पेमेंट देने से मना कर दिया, डिसऑनर्ड हो जाता है चेक, तो उसी स्थान पर जो है वहाँ पर जो है वही कॉग्निजेंस लेने का स्थान हो जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का. ठीक है, तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी. Now question number 88. The provision that no court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class shall try offense punishable under section 138 exist under clause C of section 142 of the Negotiable Instrument Act. So answer of this question is here option C, and section 142 dealt with cognizance of offenses. So now question number 89. Section 142A, this is very important section of Negotiable Instrument Act 1881 was inserted by. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 142A किस चीज़ की बात करता है. तो देखिए जो 142A है ये कहता है वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, इसकी बात करता है. और ये कब इंसर्ट किया गया है, तो ये इंसर्ट किया गया था एक्ट 26 ऑफ 2015 सेक्शन 4, जो कि इन्फोर्स कब हुआ है 15/6/2015. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 90.
द मैक्सिमम अमाउंट विच मे बी अवॉर्डेड एज interim compensation under section 143A of the Negotiable Instrument Act 1881 is। तो देखिए यहाँ पर अंतरिम जो है कंपनसेशन देने की बात की है, और ये किस सेक्शन में की गई है? ये की गई है सेक्शन 143A में, ठीक है। तो 143A जो है वो जो है अंतरिम कंपनसेशन की बात करता है, ठीक है। और ये कब आया था जो है, इसको कब अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया यहाँ पे? तो ये इंसर्ट किया है 2018 में, ठीक है। और कितना कंपनसेशन देने की बात की? मैक्सिमम कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, यानी चेक के 20% से अधिक नहीं दिया जा सकता है यहाँ पे अंतरिम कंपनसेशन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी सेक्शन 143A के अकॉर्डिंग। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, every trial under section 143 of Negotiable Instrument Act shall be conducted as expeditiously as possible and an endeavor shall be made to conclude the trial। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 143 जो है वो किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 143 है वो कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, यानी समरी ट्रायल की बात करता है यहाँ पे। और किस लिए लाया गया समरी ट्रायल का प्रोविजन? जिससे कि इस तरह के जो विवाद हैं, मामले हैं, जिनको जल्दी से जल्दी कंडक्ट एज एक्सपीडियसली एंड एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इनको समाप्त किया जा सके, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इस सेक्शन 143 में प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आंसर देख लेते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन, यानी जिस दिन से कंप्लेन फाइल होती है उस दिन से जो है 6 महीने के अंदर मामले को समाप्त किया जाना चाहिए, ट्रायल कंप्लीट कर लेनी चाहिए यहाँ पर न्यायालय को, ठीक है। तो ट्रायल कौन करता है यहाँ पे? जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रायल जो है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और सेकेंड है यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 was tried summarily, but the court imposes on the accused a sentence of imprisonment for 1 year. The sentence is, so clearly this sentence is valid here, legal here. So answer of this question is here option A, legal। देखिए यहाँ पे जब समरी ट्रायल हो रही है तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक की सज़ा यहाँ पर दे सकता है, इसलिए जो है सेंटेंस यहाँ पर लीगल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, in trial of an offence under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881, the provision of section 262 of, sorry not it is of, it is 265 of CRPC 1973, यानी देखिए जो अपराध हुए हैं 138 में जिनका ट्रायल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो है लिया जाना है, वो क्या CRPC के सेक्शन 262 से लेकर 265 के प्रोविजन को फॉलो करते हैं? तो देखिए 262 से लेकर 265 का जो है उसमें दिया हुआ है समरी ट्रायल, ठीक है। तो समरी ट्रायल के प्रोविजन को यहाँ फॉलो करते हैं, यानी अप्लाई होगा, तो ठीक है। आंसर हो जाएगा सेल अप्लाई। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मगर एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो CRPC में समरी ट्रायल दिया है उसमें समरी ट्रायल कौन कंडक्ट करता है? यहाँ पे ट्रायल अगर देखा जाए तो वहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है कंडक्ट, ठीक है। और अगर देखा जाए मेट्रोपॉलिटन में तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करता है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, परंतु वो हाई कोर्ट की परमिशन यानी स्पेशली ऑथराइज किया जाता है तब कर सकता है। वही सेम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए भी है कि वो भी तभी कर सकता है जब हाई कोर्ट उसको स्पेशली एम्पावर्ड करे, मगर यहाँ पर CJM करने के लिए यहाँ पर अलाउ है ट्रायल करने के लिए। जबकि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल करते हैं, और यहाँ भी समरी ट्रायल होती है, तो ठीक है। ये दोनों में अंतर है, यहाँ CJM के लिए है यहाँ पर, जबकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, CJM यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेल अप्लाई, यानी जो प्रोसीजर होगा वो वही CRPC का सेक्शन 262 से लेकर 265 तक का लागू होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, एज पर सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट इज कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, बोथ A and B।
सो क्लियर है, यहाँ पे ये कंपाउंडेबल है, यानी कि एज पर सेक्शन 47। देखिए सेक्शन 47 क्या कहता है, सेक्शन 47 कहता है अफेंस टू बी कंपाउंडेबल, यानी जितने भी जो अपराध दिए गए हैं, यानी जो अपराध हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, स्पेशली सेक्शन 138 में जो दिए गए, तो ये कैसे अपराध है, ये कंपाउंडेबल अपराध है, यानी जिसको समन मामला इसे कहते हैं हम लोग, समन है ये तो समन्नीय है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है पक्षकार है वो बात को वापस लेने की शक्ति अधिकारिता रखते हैं, जैसा कि हम लोग CRPC में 320 में देखते हैं, वहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कौन से अपराध जो है समन है, कौन से अपराध असमन्नीय है। ठीक है, तो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, तो क्लियर है यहाँ पे, इट इज कंपाउंडेबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, द ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर, सो ऑप्शन ए cognizable and compoundable, option B non cognizable and compoundable, option C cognizable and non compoundable, option D non cognizable non compound, so clearly it is option B non cognizable and compoundable, यानी कि ये कैसे अपराध हैं, ये संज्ञेय अपराध ना होकर ये असंज्ञेय अपराध माने जाते हैं, जिसमें कि जमानत एज अ राइट होता है, जबकि ये कंपाउंडेबल भी हैं, यानी ये समन्वय भी हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, द चेक इशूज अंडर सेम ट्रांजेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेक इशूज अंडर सेम ट्रांजेक्शन डिसऑनर वन कंप्लेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल चेक्स इज, देखिए यहाँ पर कई चेक इशू किए गए हैं और जो कि डिसऑनर हो गए हैं, यहाँ पर एक सेम ट्रांजेक्शन में किए गए हैं, और तो फिर एक कंप्लेन क्या सभी चेक के डिसऑनर के लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल वो मेंटेनेबल है और वो पर्याप्त सफिशिएंट है। So single complaint is sufficient for the offence of under section 138 if there is a more than one check, अगर वन चेक से भी अधिक भी है फिर भी, तो क्लियर है यहाँ पे, इट इज मेंटेनेबल, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द अमेंडमेंट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मेड इन 1988 हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू dishonor of check, so answer here option B. Now question number 98, can the magistrate order, this is very important, an investigation on the allegation of an offence under section 138 of negotiable instrument act 1881। तो देखिए यहाँ पूछा गया कि अगर कोई आरोप लगाया जाता है कि तो आरोप के आधार पे क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दे सकता है जब तक कि लिखित आवेदन ना दिया जाए, तो रिटन एप्लीकेशन मस्ट बी देयर, तो ठीक है यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एलिगेशन की बात की, जबकि रिटन एप्लीकेशन मस्ट बी कंपल्सरी है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, इन विच कोर्ट द कंप्लेनेंट हैज टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, देखिए यहाँ पूछा गया है कि किस न्यायालय में जो है कंप्लेंट होगा, जो परिवादी है वो अपील फाइल करेगा, किस परिस्थिति में, जब धारा 138 के तहत जो अभियुक्त है वो वहाँ पर जो है दोष मुक्त हो गया, एक्विटल हो गया यहाँ पे, तो एक्विटल होने की परिस्थिति में क्या होगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करेगा यहाँ पे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि जो जजमेंट सुनाया गया होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर सुनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी अपील हो रही है यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में, तो आंसर हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, final question of this video, which section of negotiable instrument act 1881 deal with negotiable instrument, तो यहाँ पूछा गया किस सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। सो क्लियर है यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सेक्शन 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ डेफिनेशन दी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट, तो इसमें सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक, प्रोमिसरी नोट और इन सब के बारे में बताया गया, ठीक है। जबकि हम लोग सेक्शन 3 देखें, सेक्शन 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, मगर इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन नहीं दी है। सेक्शन 14 डील्ड विद नेगोशिएशन, इट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएशन बट नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जबकि धारा 17 है, सेक्शन 17 है, इट डील्ड विद द एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है यहाँ पे सेक्शन 17 में। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सेक्शन 13। देखिए अब वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक से हमको जो है सपोर्ट मिलता है, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है, और साथ ही जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ प्लस जो पोस्ट है MCQs की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, हम बहुत ही रिलीवेंट क्वेश्चंस में डालते हैं जो कि एग्जाम के पैटर्न से ही संबंधित होते हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।